नमस्कार, टीवी 15 एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है। जब शरीर की रक्षा प्रणाली खुद ही शरीर पर हमला करने लगे तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। टीवी 15 एजुकेशन, ऑटो इम्यून डिजीज, इसे डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार पांडे। आज के इस विशेष एजुकेशन सेशन में हम शरीर की एक बहुत ही जटिल गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हमारा फोकस होगा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी आईबीडी पर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे ऑटो इम्यून बीमारियों के बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर समझेंगे आईबीडी यानी आंतों की सूजन क्या है। इसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज का अंतर देखेंगे। आईबीडी और आईबीएस में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है उसे दूर करेंगे। फिर इसके सटीक डायग्नोसिस और अंत में इसके ट्रीटमेंट की दिशा पर बात करेंगे। तो आइए अपने पहले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो है ऑटो इम्यून बीमारियां। जरा सोचिए कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक बेहद सख्त सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, जिसका काम है बाहर के वायरस या बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करना। लेकिन ऑटो इम्यून बीमारी में क्या होता है? ये सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। बाहर के दुश्मनों से लड़ने के बजाय ये गलती से शरीर की अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर यानी अपनों पर ही हमला करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे रक्षक ही अचानक भक्षक बन जाए। और दिलचस्प बात यह है कि इम्यूनिटी का ये हमला शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। उदाहरण के तौर पे टाइप 1 डायबिटीज में ये पैंक्रियाज को डैमेज करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये जोड़ों की परत को निशाना बनाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारे नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस इस लिस्ट की आखिरी बीमारी पर होगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या आईबीडी, जो सीधे हमारी आंतों के अंदरूनी परत को अपना शिकार बनाती है। चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं, आईबीडी यानी आंतों की सूजन। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या आईबीडी को कभी भी आम पेट दर्द या गैस समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत ही गंभीर मेडिकल कंडीशन है। यहाँ एक शब्द पर खास ध्यान दीजिएगा, फिजिकल यानी शारीरिक सूजन। इसका सीधा सा मतलब है कि पाचन तंत्र में वाकई में आंखों से दिखाई देने वाली पुरानी सूजन और गहरे अल्सर यानी घाव बन जाते हैं। ये सिर्फ पेट खराब होने का एहसास नहीं है, बल्कि अंदरूनी अंगों को हो रहा एक स्पष्ट और गहरा नुकसान है। और जब आंतों को इतना गहरा नुकसान पहुंचता है तो इसके लक्षण भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफदायक होते हैं। लगातार दस्त होना, पेट में ऐसी तेज ऐंठन जो बर्दाश्त के बाहर हो, वॉशरूम जाने की एक बहुत ही तीव्र और अचानक इच्छा होना, और सबसे डरावना संकेत मल में खून आना। इसके साथ ही शरीर पोषक तत्वों को सोखना बंद कर देता है, जिससे तेजी से वजन गिरने लगता है, भूख खत्म हो जाती है, बिना किसी वजह के अत्यधिक थकान रहती है और हल्का बुखार बना रहता है। सच कहूं तो ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी की भी सामान्य जिंदगी की रफ्तार को पूरी तरह से रोक कर रख सकती है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, अल्सरेटिव कोलाइटिस बनाम क्रोन्स डिजीज। आईबीडी के अंदर मुख्य रूप से 2 बीमारियां आती हैं और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहली है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये बीमारी केवल हमारी बड़ी आंत और मलाशय की अंदरूनी परत पर लगातार सूजन पैदा करती है। इसमें दर्द अक्सर पेट के निचले बाएं हिस्से में महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ है क्रोन्स डिजीज। ये थोड़ी अलग है। ये मुंह से लेकर गुदा तक पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है। इसमें सूजन लगातार नहीं होती, बल्कि पैच यानी टुकड़ों में होती है और आंतों की दीवारों की बहुत गहराई तक जाती है। इसका दर्द आमतौर पर पेट के निचले दाहिने हिस्से में होता है और कई बार तो ये आंतों में फिस्टुला या मुंह में छालों जैसी गंभीर जटिलताएं भी पैदा कर देती है। अब आते हैं एक बहुत ही अहम विषय पर, हमारा चौथा टॉपिक, आईबीडी बनाम आईबीएस। जब कोई मरीज इन लक्षणों के साथ क्लिनिक पहुंचता है तो डॉक्टर्स के सामने सबसे बड़ा और क्रिटिकल सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये आंतों की वास्तविक शारीरिक सूजन है या फिर ये महज एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। डायग्नोसिस की पूरी विशा और आगे का इलाज इसी एक सवाल के जवाब पर टिका होता है। इसे थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं। आईबीडी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक गंभीर बीमारी है जिसमें फिजिकल सूजन, ब्लीडिंग और अल्सर होते हैं और जाहिर है टेस्ट रिजल्ट्स भी एबनॉर्मल आते हैं।
इसके ठीक उलट IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं बल्कि एक फंक्शनल गड़बड़ी है। इसमें गैस, पेट फूलना और दर्द तो जरूर होता है, लेकिन आंतों को कोई शारीरिक नुकसान या घाव बिल्कुल नहीं होता। अगर हम IBS के मरीज की आंतें अंदर से देखें तो वो एकदम स्वस्थ दिखेंगी और उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। अब सवाल उठता है कि ये सब पता कैसे चले। इसी के साथ हम आते हैं अपने 5वें टॉपिक पर, बीमारी का डायग्नोसिस। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के क्षेत्र में आज एक टेस्ट की बहुत चर्चा है। कहा जाता है कि फीकल कैल्प्रोटेक्टिन टेस्ट IBD के डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग में एक सच्चा गेम चेंजर है। और ये वाकई में एक मेडिकल क्रांति है, क्योंकि इसके जरिए बिना किसी चीर-फाड़ या दर्दनाक प्रक्रिया के हमें शुरुआती स्तर पर ही अंदर की स्थिति का एकदम सटीक अंदाजा लग जाता है। ये टेस्ट काम कैसे करता है, इसके पीछे की साइंस बहुत ही कमाल की है। देखिए, कैल्प्रोटेक्टिन हमारी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक खास प्रोटीन है। जब आंतों में IBD की वजह से एक्टिव सूजन होती है तो शरीर की ये वाइट ब्लड सेल्स यानी हमारी डिफेंस फोर्स वहां लड़ने के लिए पहुंच जाती है, और इस लड़ाई के दौरान वो इस प्रोटीन को मल में छोड़ देती है। मतलब अगर स्टूल टेस्ट में ये प्रोटीन मिल जाए तो ये एक पक्का सुराग है कि आंतों के अंदर शरीर और बीमारी के बीच एक बड़ी जंग चल रही है। डॉक्टर्स इस कैल्प्रोटेक्टिन प्रोटीन के लेवल को कैसे पढ़ते हैं, ये समझना भी जरूरी है। अगर ये लेवल 50 माइक्रोग्राम से कम है तो अच्छी खबर है, आंतें सुरक्षित है। ये स्थिति संभवतः IBS की है। अगर ये 50 से 150 के बीच आता है तो मामला थोड़ा बॉर्डरलाइन है, हो सकता है किसी पेनकिलर की वजह से हल्की सूजन हो। लेकिन अगर ये आंकड़ा 200 के पार चला जाता है तो ये IBD की एक्टिव सूजन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। और बस इसी एक नंबर से डॉक्टर्स ये तय कर लेते हैं कि आगे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या नहीं। अब अगर कैल्प्रोटेक्टिन लेवल ज्यादा आता है तो बीमारी को पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए कुछ एडवांस प्रोसीजर्स किए जाते हैं। इनमें ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे CBC और CRP, या फिर CT और MRI स्कैन्स जो आंतों की मोटाई और स्थिति दिखाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, इस पूरी लिस्ट में कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी ही गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। आंतों के अंदर कैमरा डालकर लाइव देखना और वहां से एक छोटा सा टिश्यू निकालकर माइक्रोस्कोप में उसकी जांच करना, बस यही वो इकलौता तरीका है जो 100% कंफर्म करता है कि बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रोन्स डिजीज। अब हम अपने एजेंडा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, IBD का ट्रीटमेंट और दिशा। IBD का इलाज असल में एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। डॉक्टर्स मरीज की कंडीशन के हिसाब से एक-एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दी जाती हैं एमिनोसैलिसिलेट्स, जो आंतों की हल्की फुल्की सूजन को कम करती हैं। अगर सूजन तेजी से बढ़ जाए तो कुछ समय के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि तुरंत कंट्रोल पाया जा सके। तीसरे स्टेप पर आते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, जो पूरे इम्यून सिस्टम को ही थोड़ा शांत कर देते हैं ताकि वो आंतों पर हमला करना बंद कर दे। और जब इनमें से कोई भी दवा असर नहीं करती तब डॉक्टर्स अपनी सबसे आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिक्स। ये खास तरह के IV ट्रीटमेंट हैं जो शरीर में जाकर सीधे उन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को ही ब्लॉक कर देते हैं जो सूजन पैदा कर रहे हैं। लेकिन इलाज चाहे कितना भी एडवांस क्यों न हो, कुछ बेहद जरूरी मेडिकल सावधानियां हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, पेट दर्द होने पर कभी भी खुद डॉक्टर ना बने। इबुप्रोफेन जैसे ओवर द काउंटर पेन किलर्स बिल्कुल न ले, ये स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। दूसरा, IBD की दवाइयां बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए इनके दौरान रूटीन ब्लड टेस्ट करवाना मस्ट है। दवाइयों के साथ साथ सही डाइट फॉलो करना भी उतना ही अहम है। और सबसे बड़ा नियम, अपना इलाज हमेशा एक सर्टिफाइड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की निगरानी में ही करवाएं। तो आज के इस सेशन को हम एक बहुत ही पॉजिटिव और विचार करने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। आज जिस तेजी से टारगेटेड बायोलॉजिक्स और कैल्प्रोटेक्टिन जैसे बिना चीर-फाड़ वाले टेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, उसे देखते हुए ये सवाल मन में जरूर आता है कि क्या मेडिकल साइंस उस दिन के बहुत करीब पहुंच चुका है जब हम इन गंभीर ऑटोइम्यून बीमारियों को हमेशा के लिए रेमिशन यानी पूरी तरह से सुला देने में कामयाब हो जाएंगे। विज्ञान की रफ्तार देखते हुए ये उम्मीद बहुत प्रबल है। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के इस एजुकेशन सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस महत्वपूर्ण विषय को गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रहे, जानकारी ही बचाव है।